नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दातार क्लासेज में। तो आज से हम इंडियन पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट करेंगे और आज के वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला है इसके अंदर राज्य के बारे में। राज्य क्या होता है? राज्य के चार जो है आधारभूत तत्व होते हैं। एक तो होता है भूभाग, एक होती है जनसंख्या, तीसरा होता है सरकार और चौथा होता है संप्रभुता। ठीक है, तो इस तरीके से राज्य के कितने आधारभूत तत्व होते हैं? चार। तो राज्य किसको कहेंगे अपन? राज्य कहेंगे एक निश्चित भूभाग पर अगर जनसंख्या निवास कर रही है वहाँ पर सरकार है, और इसके अलावा वहाँ पर संप्रभुता है, मतलब वो जो सरकार काम कर रही है वो किसी अन्य पर या अन्य देश की गुलाम नहीं है, उस पर डिपेंडेंट नहीं है, तो वो कहलाएगा राज्य। तो राज्य की बात करें तो कौटिल्य ने राज्य के अंग बताए हैं और ये कुल 7 अंग है। तो सातों याद रखने हैं आपको। पहला है राजा, फिर है दुर्ग, राजा के पास दुर्ग होना चाहिए, राजकोष होना चाहिए, सेना होनी चाहिए, अमात्य होना चाहिए, अमात्य मतलब सलाहकार होना चाहिए कोई, इसके अलावा मित्र राज्य होना चाहिए और क्षेत्रीय भूभाग होना चाहिए। तो अगर ये 7 चीज़ें हैं तो वो कहलाएगा राज्य कौटिल्य के अनुसार। और वैसे अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें तो वर्तमान में अगर 4 तत्व है, 4 जैसे भूभाग है, अगर जनसंख्या निवास कर रही है वहाँ पर सरकार है और संप्रभुता है, तो वो राज्य कहलाएगा। अब राष्ट्र और राज्य के अंदर क्या अंतर होता है? तो राज्य क्या होता है और राष्ट्र क्या होता है? तो राज्य की आधारभूत तत्व है जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। ये 4 चीज़ें होंगी तो वो कहलाएगा राज्य। किसी भूभाग पर जनसंख्या निवास कर रही है, वहाँ पर सरकार के अंडर में है वो और संप्रभु शासन है, तो वो कहलाएगा राज्य। राष्ट्र की बात करें तो किसी भूभाग पर, ठीक है, लोग रह रहे हैं, संगठित समाज है, एक क्षेत्र विशेष के अंदर निवास कर रहे हैं, वो एक ही भाषा है, उनका रीति रिवाज है और ऐतिहासिक निरंतरता अगर होगी तो वो क्या कहलाएगा? राष्ट्र कहलाएगा। ठीक है, तो राज्य के अंदर जो है रीति रिवाज, ऐतिहासिक निरंतरता, परंपरा और भाषा का एक होना जरूरी नहीं है। तो इस तरीके से राष्ट्र जो है नस्लीय जो है अवधारणा या नृजातीय अवधारणा, इसके अधिक निकट है राष्ट्र। और राज्य की बात करें तो राज्य है राजनीतिक अवधारणा के अधिक निकट। तो जैसे राष्ट्र और राज्य के अंतर की बात कर लें तो यूएसए जो है एक राज्य है, उसके अंदर अनेक राष्ट्र है। यूएसए क्या है? एक स्टेट है, उसके अंदर अनेक नेशंस है। जैसे एक कॉक्सियन है, ये नेशन है, अफ्रीकी है, ये नेशन है, भारतीय है, ये नेशन है, चीनी है, ये नेशन है, क्योंकि इन सब की जो है भाषाएं और रीति रिवाज सब अलग अलग है। अफ्रीका की अलग है, इंडिया की अलग है, चीन की अलग है। तो ये क्या हो गया? अनेक राष्ट्रों से मिलकर बना हुआ राज्य हो गया यूएसए। ठीक है, तो यूएसए क्या कहलाएगा? राज्य। इस तरीके से अरब क्या है? एक राष्ट्र है। अरब के अंदर राष्ट्र का मतलब है यहाँ पर जो है ये अलग अलग राज्य है, जैसे मिस्र है, सऊदी है, अरब है, ओमान है। इन सभी राज्यों के अंदर जो है सेम रीति रिवाज, परंपरा, ऐतिहासिक निरंतरता, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा राष्ट्र, अरब और यूएसए हो जाएगा राज्य। तो ये जो है नस्लीय अवधारणा के अधिक निकट है और ये राजनीतिक अवधारणा के अधिक निकट है। जापान और इजराइल की बात करें तो ये राष्ट्र और राज्य दोनों हैं। अब राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत बताए गए हैं 5। तो राजत्व का देवीय सिद्धांत है, इसके अंदर राजा जो होता है उसको ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है और ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में वो कार्य करता है। तो जनता जो है ईश्वर का प्रतिनिधि मानकर जो है उसका ऑर्डर फॉलो करती है। तो ये है देवीय सिद्धांत। दूसरा है पितृसत्तात्मक सिद्धांत। तो प्राचीन काल में क्या होता था कि कोई भी कबीला होता था, ग्रुप होता था, उसके अंदर पुरुष जो है वो सब काम करता था, पुरुष प्रधान समाज था। तो इस तरीके से जो है पितृसत्तात्मक सिद्धांत अस्तित्व में आया। मातृसत्तात्मक की बात करें तो जब पितृसत्तात्मक सिद्धांत था उससे भी पूर्व प्राचीन काल में जो है जब विवाह वगैरह नहीं होते थे तो संतानों की पहचान उनकी माता से की जाती थी। तो माता से पहचान करने के कारण मातृसत्तात्मक जो है ये सिद्धांत है। माताओं मतलब मातृशक्ति की प्रधानता थी उस जमाने में। तो इस तरीके से ये मातृसत्तात्मक सिद्धांत आया।
शक्ति सिद्धांत, जिसके पास शक्ति है वही उस शासन करेगा राज्य के ऊपर, ठीक है। तो जो शासन करेगा इस तरीके से राजा हो जाएगा और उसकी जनता हो जाएगी। तो इस तरीके से ये शक्ति सिद्धांत कार्य करता है। सामाजिक समझौते का सिद्धांत है कि जनता जो है वो जनता या जो छोटी छोटी रियासतें हैं वो अपनी शक्तियां जो है राजा को या एक व्यक्ति विशेष को दे देगी। तो वो राजा जो है अधिक शक्तिशाली हो जाएगा और उसका शासन हो जाएगा। तो ये सामाजिक समझौते का सिद्धांत है। वर्तमान में जो है अपना लोकतंत्र इसी समझौते पर आधारित है। लॉक, हॉस और रूसो ने इस सिद्धांत को दिया था और उस समय जो है ये मत्स्य न्याय की स्थिति थी, जिसमें सभी जो छोटी छोटी रियासतें थी वो क्या करती थी कि अपनी शक्तियां जो है एक व्यक्ति विशेष को देकर उसको अपना प्रतिनिधि मान लेती थी। जिस तरीके से अपन जो है अपने एरिया में जो है एमएलए या एमपी को जो है सेलेक्ट करके भेज देते हैं, उनको पावर दे देते हैं, उसी तरीके से ये है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। राजतंत्र के अंदर होता है राजा, ठीक है। राजा के पास ही विधायिका शक्ति होती है, कार्यपालिका शक्ति होती है और न्यायपालिका शक्ति होती है। लेकिन ये जो सारी शक्तियाँ जो है इनका केंद्रीकरण हो जाता है इसके अंदर। तो केंद्रीकरण के कारण जो है राजा के अंदर संपूर्ण पावर आ जाती है। अब ये संपूर्ण पावर आने का नुकसान ये है कि वो निरंकुश भी हो सकता है और अत्याचारी भी हो सकता है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए एक आया शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है ये? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। और ये दिया था मोंटेस्क्यू, फ्रांसीसी विचारक है इन्होंने, और यही है लोकतंत्र, ठीक है। तो लोकतंत्र के अंदर आ जाती है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, अस्थायी मंत्री परिषद और स्थायी नौकरशाही। तो लोकतंत्र के तीन भाग हो गए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका के अंदर आ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। विधायिका हो गई, ठीक है, विधायिका के अंदर आ जाएगी संसद, और अस्थायी मंत्री परिषद आ गई और स्थायी नौकरशाही आ गई, जिसके अंदर जो सचिव वगैरह होते हैं वो आते हैं। अब बात करते हैं भारत, ब्रिटेन और अमेरिका का जो अमेरिका के अंदर जो है शासन चल रहा है वो किस हिसाब से चल रहा है। तो भारत के अंदर है दोहरी विधायिका, दोहरी कार्यपालिका और एकल न्यायपालिका। इसका मतलब है राज्य के अंदर अलग विधायिका है और राष्ट्र के अंदर अलग विधायिका है। कार्यपालिका के बात करें तो कार्यपालिका की बात करें तो राज्य में अलग है और राष्ट्र जो है देश में अलग है। एकल न्यायपालिका का मतलब है कि एक ही न्यायपालिका है, जो अपना उच्च न्यायालय आता है वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आता है। तो इस तरीके से भारत के अंदर न्यायपालिका अलग है और कार्यपालिका जो है विधायिका का ही हिस्सा है। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन के अंदर दो सदन कार्य करते हैं, एक तो है हाउस ऑफ कॉमन्स और एक है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर ही जो है कार्यपालिका आती है। कार्यपालिका का जो कार्य देखते हैं वो देखते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स के, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ये इसके अंडर में आती है न्यायपालिका। तो ब्रिटेन के अंदर भी जो है शक्ति का स्पष्ट पृथक्करण नहीं है, जबकि अमेरिका के अंदर सारी तीनों जो है अलग अलग होती है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इस तरीके से अमेरिका के अंदर जो है शक्ति का स्पष्ट पृथक्करण है। तो कल के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे संविधान सभा के बारे में। थैंक यू फ्रेंड्स।